मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने बीएससी जो सेकेंड ईयर का जूलॉजी का अपन ने एक टॉपिक लिया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कैनाल सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया था। फिर अपन ने हेलमंथी जंतुओं के अंदर पैरासाइटिक एडेप्टेशन देखा था। देखो पैरासाइटिक एडेप्टेशन के अंदर मैंने बताया था कि जो जीव होते हैं वो पैरासाइट के रूप में एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट जो जंतु होंगे उन जंतुओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने के बाद उनमें विभिन्न प्रकार के शरीर के अंदर अनेक प्रकार के एडेप्टेशन हो जाते हैं। एडेप्टेशन में अपन ने बात की थी कि सबसे पहले बात की थी अनावश्यक अंगों का ह्रास। इस अनावश्यक अंगों के ह्रास में अपन ने देख लिया था कि सबसे पहले लोकोमोटरी जो ऑर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फिर अपन ने इसके अंदर यानी कि बात की थी कि जो इसमें मसल्स होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है इसमें एब्सेंट होती है, यानी कि इनमें विकसित नहीं होगी या फिर होगी तो वो अल्प विकसित होगी। ये अपन ने अनावश्यक अंगों के ह्रास में देख लिया था। फिर अपन ने इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो आता है उसमें आता है नई संरचनाओं का विकास। नई संरचनाओं के अंदर अपन ने बात की आरक्षीय आवरण का इसमें निर्माण हो जाता है। आरक्षीय आवरण के साथ साथ अधेसिव ऑर्गन जो आसंजक अंग होते हैं चिपकने में, जैसे टीनिया में और लीवर फ्लूक में मैंने बताया था कि शूकर इसमें पाए जाएंगे, हुक्स इसमें पाए जाएंगे और रोस्टेलम इसमें पाया जाता है। इसके बाद में अपन ने बात की थी यानी कि अधेसिव ऑर्गन के बाद में अपन ने बात की इनमें वेल डेवलप प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ अपने बाद थर्ड टॉपिक आता है अपने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। जो परजीवी जंतु होते हैं हेलमंथीज उनमें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक तो सबसे पहले आवरण जो होता है वो जंतु उसके शरीर यानी कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो चारों तरफ अपने काइटिन का खोल बना लेते हैं, जो क्या कर लेते हैं वृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे डिजनरेट होता चला जाता है। हम बात करेंगे इसमें खोल के बाद में कुछ विशिष्ट प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम भी ये रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं उनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ अपन ने जो लास्ट में अपने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन देखे थे उस फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में विभिन्न प्रकार के जो इसमें पेनेट्रेशन वाली वेदन कोशिकाएं पाई जाती है। वेदन कोशिकाओं के द्वारा ये क्या कर लेते हैं किसी भी परपोषी कोशिका के अंदर इजी वे में क्या कर लेते हैं प्रवेश कर लेते हैं। तो ये अपने हो गया था फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अपन लास्ट में बात की अब यानी कि जो पैरासाइटिक अडेप्टेशन होता है उन जंतुओं में यानी कि जैसे एस्केरिस वगैरह मैंने बताया ये जंतुओं के अंदर भी एक इफेक्टिव प्रकार की मैंने इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी पाई जाती है। सबसे अच्छा करैक्टर था यानी कि इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी पाई जाती है। इसकी पाए जाने की वजह से क्या होता है कि कोई भी जंतु जो होता है जो किसी भी होस्ट के अंदर एक पैरासाइट के रूप में रहता है तो वहाँ पे वो क्या करता है रिप्रोडक्शन के दौरान अपनी प्रोजेनी में क्या करता है एक ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने की वजह से वो क्या करता है उस जो कोशिका होती है जो भी होस्ट सेल होती है इस होस्ट सेल के अंदर क्या करेगा जो एंडोपैरासाइट होता है ये एंडोपैरासाइट अपनी प्रोजेनी में क्या कर लेता है ग्रोथ कर लेता है। ग्रोथ करने की वजह से देखो प्रथम अवस्था तो ये इसी में कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो सेकंड अवस्था आती है इनकी यानी कि जब ये लार्वा अवस्था से इनमें जो इन्फेक्शन वाली जो स्टेज होती है वो यहाँ पर डेवलप होने के बाद ये दूसरी कोशिका पर क्या करते हैं अटैक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो एंडोपैरासाइट है उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी प्रजनन के रिप्रोडक्शन के दौरान कि ये होस्ट कोशिका को भी क्या कर देंगे डैमेज कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं इनमें भी धीरे धीरे कालांतरण के दौरान पीरियड्स के दौरान ये क्या कर लेते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चेंज हो जाते हैं और दूसरी कोशिका को इफेक्टेबल बनाते हैं और अपना लाइफ साइकिल क्या करते हैं एक दूसरे ऑप्शनली रखते हैं। इसी को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव प्रकार का भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक के साथ दूसरे में क्या कर लेते हैं दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर ये विकल्प के रूप में भी हो सकते हैं, इनके दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं। कई प्रकार के जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में हम बात करेंगे कि जो एग की क्षमता होती है वो पर डे के हिसाब से जैसे एस्केरिस वगैरह में बात करें तो इनमें भी क्या होती है 20,000 के साथ 2 लाख तक एक दिन में एग देने की क्षमता पाई जाती है। तो ये क्या होता है कि एक विस्फोटक के रूप में होता है लेकिन इनके लिए ऑप्शनली रखा जाता है किसी भी दूसरे एनिमल को। अब अपन ने बात ये तो अपना हुआ हेलमंथीज परजीवियों में जो अडेप्टेशन देखा। अब अपन आज नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो यूनिट 3 का चैप्टर है तुम्हारे, इसे बोलेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्मिट्स एंड बीज। हम बात करेंगे जो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला जाता है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन में रहते हैं जो भी यानी कि दीमक होंगे और दीमक के साथ साथ बीज यानी मधुमक्खियां, ये भी क्या होती है एक सामाजिक संगठन यानी कॉलोनियल होती है और ग्रुप बनाकर रहती हैं। अब इनमें सबसे पहले बात करेंगे कि जो टर्मिट्स या बीज होते हैं ये सेम इनकी जो स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे लेकिन जो इनका सोशल
जो इनकी सामाजिक या व्यवहारिकी जो होती है वो एक दूसरे के कैसी होती है, सिमिलरिटीज को शो करती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे टर्मिट्स में। जो टर्मिट्स जंतु होते हैं या जंतु जगत के अंदर अधिकांशतः ये कैसे होते हैं, जीव सॉलिटरी। हम बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जगत है इसमें अधिकांशतः जीव कैसे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। लेकिन ऐसे जीव जिनमें प्रजनन हेतु या तो परमानेंट या फिर बोल सकते हैं हम यानी कि अनस्टेबल बोल सकते हैं, अस्थायी प्रकार के होते हैं। और ये जंतुओं में आवश्यकता यानी कि जो आवश्यकताएं होती है वो एक समान होती है, इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे, एकल जीव कहते हैं। ये एकल जीव क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अधिकृत क्षेत्र में पाए जाते हैं तो अपनी जाति को दूसरे जंतुओं में प्रवेश करने से ये क्या करते हैं, वहां पे एक दूसरे से स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होता है। ये यानी कि जो भी जंतु एफर्ट्स करता है अपनी लाइफ में वो करता है सबसे पहले एक तो आवास के लिए, या बात करेंगे भोजन के लिए या प्रजनन के लिए, किसी यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेट करने का भी यही होता है कि वो किसके लिए करेंगे, या तो प्रजनन के लिए या उचित क्लाइमेट के लिए या भोजन के लिए करेंगे, या फिर अपने सोशल यानी कि अपने सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे कि जिस क्लाइमेट में वो यानी कि वहां पर फेवरेबल कंडीशन उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही है तो वो क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़ेंगे और दूसरे स्थान पर क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे जो टर्मिट्स होते हैं ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन को शो अप करते हैं। इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे बात करेंगे कि ये जंतु जो होते हैं इन जंतुओं में ये एक कॉलोनियल के रूप में होंगे, और कॉलोनियल के साथ साथ ये क्या करते हैं, सोशल ये जो दीमक वगैरह होते हैं या मधुमक्खियों की बात करेंगे, इन जंतुओं में अंतरजातीय या कॉलोनियल होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो जंतु हैं समाज के रूप में रहने के साथ साथ इनमें विभिन्न प्रकार की प्रमुखताएं पाई जाती है, स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, जो कैसी होती है, कोऑपरेटिव ब्रूड केयर। ये यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको कि जो सहकारी जो आदासन होता है या हम बोलेंगे कोऑपरेटिव ब्रूड केयर, ये करने के लिए इनमें प्रमुख विशेषता पाई जाती है टर्मिट्स में और बीज में। सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेयर्स। जो लेबर्स होते हैं इन लेबर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव डिवीजन की बात करेंगे कि यहाँ पर श्रमिकों के अंदर जनन क्षमता पाई नहीं जाती है, लेकिन कई प्रकार के बात करेंगे क्वींस वगैरह हो गई, किंग वगैरह, जो क्या करेंगे रिप्रोडक्शन को शो अप करेंगे। तो हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर्स में। अब बात करेंगे यहाँ ओवरलैपिंग बिटवीन जनरेशन। ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, ओवरलैप यानी अतिव्यापित होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे कि जनरेशन के बीच में होगा। ये भी जो होगा यानी कि जो भी स्टेज वाइज यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कंडीशन आएगी वो किस में होगी, यानी ओवरलैपिंग बिटवीन जनरेशन में। ये सारी प्रमुखताएं हो गई। हम बात करेंगे ऐसे जंतुओं को क्या बोलेंगे, सुसामाजिक जंतु बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है इन जंतुओं में, जैसे कि मधुमक्खी की भी बात कर सकते हैं और दीमक की भी बात करते हैं, इनका संगठन अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम इनकी जो स्पीसीज को डिवाइड करेंगे वो स्पीसीज यहाँ पे डिफरेंट होती है, लेकिन उनका फंक्शन एक जैसा होता है। कंप्लीटली प्रोसेस सिमिलर होती है किनकी, यहाँ पे टर्मिट्स की और बीज की। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे टर्म और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्मिट्स की, यानी कि दीमक में बात करेंगे कि जो दीमक होता है एक सामाजिक कीट होता है। सबसे पहली बात कि ये जो दीमक होगा टर्मिट्स, जो दीमक होगा वो सामाजिक कीट होता है। सामाजिक कीट यानी कि हमको पता है कि जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो ऑर्थोपोडा संघ में रखे जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि इनका जो संघ होता है, यहाँ पे संघ, इनका संघ होगा ऑर्थोपोडा, इनका जो वर्ग होगा इंसेक्टा में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर गण की बात करें आइसोप्टेरा प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आइसोप्टेरा गण इनका होता है आइसोप्टेरा। तो इनका जो संघ हो गया दीमक का वो हो गया ऑर्थोपोडा, इनका जो वर्ग हो गया इंसेक्टा, इसी के साथ इनका जो गण होता है वो आइसोप्टेरा होता है। ध्यान रखना दीमक एक ऐसा है सोशियल जीव है। यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन भी बनता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्मिट्स के ऊपर, यानी कि ये जो भी यानी कि एक जो निबंधात्मक क्वेश्चन होता है उस लेवल से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, या 20 में भी पूछ सकता है, जो सोशलिटी को शो अप करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनकी विभिन्न प्रकार की ये जो जीव है सामाजिक रूप से रहेंगे, लेकिन इनमें विशिष्ट प्रकार की 4 जातियां पाई जाती है। स्पेसिफिकली इसमें क्या होती है, 4 प्रकार की जातियां पाई जाती है, जो आकारिकी रूप से तो समान होती है, लेकिन कार्यकी रूप से क्या होती है वो विभिन्न होती है। आकारिकी रूप में भी जो जैसे कि ये हैप्लॉइड्स हो सकते हैं,
डिप्लॉइड्स हो सकते हैं इन जंतुओं में हम बात करेंगे। और ये जो जैसे कि हम स्टेटरी यानी स्टेशनलाइज होंगे, या हम बात कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव भी होंगे, यानी कि कई प्रकार के जीव तो इनमें प्रजनन क्षमता रखेंगे, लेकिन कई प्रकार के इनमें कैसे होंगे, बंध्य पाए जाएंगे। हम बात करेंगे कि जो दीमक होते हैं इनमें 4 प्रकार की विशिष्ट प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टाइल। जो फर्टाइल कास्ट होती है इनकी, जो हम बात करें जननक्षम जाति होगी, सबसे पहली होगी जननक्षम जाति। जननक्षम जाति, देखो जनन यानी कि फर्टाइल जो कास्ट होती है ये किस में हेल्पफुल होती है, ये जनन में सक्षम होती है, जनन करने में ये कैसी होती है, सक्षम होती है, सक्षम होती है। इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए यानी हम बात करें कि इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे जो कैसे होते हैं, इफेक्टेबल होते हैं, यानी कि प्रारंभिक जो इनकी प्रजनन अवस्था होती है कि इनमें दीमक के अंदर टर्मिट्स में बात करेंगे, इनकी प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक अवस्था में हम बात करेंगे इनमें जो नर और मादा पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है किंग और क्वीन, यानी राजा और रानी बोला जाता है। राजा और रानी यहाँ पे कैसे होते हैं, एक कपल होता है, ये कपल क्या यानी कि एक जोड़ा होता है जो इसे हम बोल सकते हैं रॉयल कपल। रॉयल कपल बोलने की वजह है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, जनन क्षमता का गुण पाया जाता है, जनन क्षम होते हैं ये दोनों क्या करेंगे, इनमें जो कामद उड़ान के दौरान, यहाँ पर पहली कंडीशन एक तो आती है वृंदन, स्वार्मिंग की क्रिया, स्वार्मिंग की क्रिया को बोलते हैं वृंदन। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो नर और मादा होते हैं ये बिल से बाहर आते हैं, बिल से बाहर आना ये क्या कहलाता है, स्वार्मिंग कहलाता है। लेकिन एक होता है यहाँ पे नेप्चुअल, नेप्चुअल के अंदर क्या होता है जिसे बोलते हैं कामद उड़ान, कामद उड़ान। देखो कामद उड़ान का मतलब होता है यहाँ पे ये सपंख होना यानी पंख सहित होना इन जीवों में, जैसे कि यहाँ पे दीमक जो क्वीन होगा यानी कि क्वीन होगी और जो किंग होगा ये कैसे होंगे, द्विपंखी होते हैं। द्विपंखी होने के साथ साथ या दीर्घपंखी बोल सकते हैं, इनके जो पंख होंगे वो बड़े होंगे और जो इनके साथ साथ जो 3 स्पीसीज पाई जाती है, जो कास्ट पाई जाती है उनके अंदर जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, लघु पंखी होते हैं। दीर्घपंखी होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं, ये जीव आकार में तो छोटे होते हैं, आकार में छोटे होंगे लेकिन इनके पंख कैसे होते हैं, पारदर्शी पंख होंगे और दीर्घ पंखी होंगे। लेकिन ये पंख सिर्फ यहाँ पे कामद उड़ान में ही सहायक नहीं होते हैं, लेकिन ये किस में सहायक होंगे, परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। परागण की क्रिया के साथ साथ हम बोलेंगे परागण या प्रकीर्णन की क्रिया बोल सकते हैं, प्रकीर्णन की क्रिया में ये कैसे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। शरीर के अंदर यहाँ पे इनका जो शरीर होता है, शरीर के कई गुना इनके पंख पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, यहाँ पे पारदर्शी पंख पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार के फाइसोगैस्ट्रिक प्रकार का, यहाँ पे फाइसोगैस्ट्रिक को बोल सकते हैं हम सुरो यानी कि सुनोरदन की क्रिया, सुनोरदन की क्रिया भी इसके अंदर पाई जाती है जिसे फाइसोगैस्ट्रिक कहते हैं। यहाँ पर ये राजसी प्रकार के होते हैं जो क्या करते हैं कि ये रानियां जो एग देती है एक रॉयल चैम्बर के अंदर एग दे देती है, इसे ही हम बोलते हैं फाइसोगैस्ट्रिक। फाइसोगैस्ट्रिक का मतलब एक रॉयल कक्ष होता है जिसमें एग दे दिए जाते हैं और जहाँ पर ये जो किंग होता है इस किंग के द्वारा उस पर क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। यहाँ पे ये निषेचित अंडों का क्या करता है, देखरेख करने का कार्य करता है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे जो इनके श्रमिक होते हैं, जो इनके श्रमिक होते हैं वो श्रमिक भी क्या करेंगे, काम करेंगे, इनमें सैनिक होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की कि ये कैसे होंगे, जननक्षम जाति वाले होंगे, इनमें क्या पाई जाएगी, जनन क्षमता पाई जाएगी, जो कैसे होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि एक रॉयल चैम्बर होगा, रॉयल चैम्बर में रानी के द्वारा क्या दे दिए जाएंगे, एग दे दिए जाएंगे और उन एग का जो प्रोटेक्शन का कार्य होंगे वो कौन करेंगे कि यहाँ पे किंग करते हैं। ये तो पहली बात हो गई। सेकंड बात अपन करते हैं सप्लीमेंट्री, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव्स पाए जाते हैं। ये तो हो गया फर्टाइल कास्ट हो गई फर्स्ट नंबर। सेकंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि पूरक प्रजनन की बात करेंगे। पहला हो गया फर्टाइल कास्ट, लेकिन यहाँ पे दूसरा है सप्लीमेंट्री, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव्स पाए जाते हैं। दीमकों में कुछ जातियाँ होती है जो लघु पंखी होती है। लघु पंखी का मतलब उनके अंदर जो पंख होते हैं वो यहाँ पे जो है जननक्षम जातियाँ राजा और रानी के कंपैरिजन में क्या होते हैं, उनके पंख छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें बोला जाता है लघु पंखी। ये एक तरह कैसे होते हैं, ये अब यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं निम्फ के समान होते हैं। निम्फ मैंने बोला था अवयस्क अवस्था,
अवयस। इनमैच्योर स्टेज को यहाँ पे क्या बोला जाता है? निम्फ बोला जाता है। निम्फ कौन होंगे? यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स होंगे, जो क्या कहलाएंगे? निम्फ कहलाएंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे निम्फ के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके अंदर प्रजनन की क्षमता तो पाई जाती है, यहाँ पे प्रजनन की क्षमता पाई जाएगी, लेकिन ये लघुपंखी जो होंगे इनमें विभिन्न प्रकार के कास्ट को डिवाइडेड कर सकते हैं, जैसे कि श्रमिक हो गए, सैनिक हो गए। तो श्रमिक और सैनिक कौन होंगे? यहाँ पे ये जो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री के साथ साथ हम बात करेंगे कि इनमें जो फर्टाइल जातियाँ होती है, यहाँ पे फर्टाइल जातियाँ तो आएगी जननक्षम जाति के अंदर, जबकि इसके अंदर पूरक सप्लीमेंट्री के अंदर यहाँ पे बात करेंगे हम बंध्य जातियों की। बंध्य जातियाँ, बंध्य जातियों का मतलब ये तो प्रजनन में सक्षम होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेराइल या हम बोल सकते हैं जो बंध्य जातियाँ होती है, ये प्रजनन में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? इन जातियों का जो रंग होता है वो गहरा होता है, ये लघुपंखी होते हैं, और इनके अंदर जो इनका ऊपर सिर वाला जो भाग है, यहाँ पे कंपाउंड आइज पाई जाती है, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। किनके अंदर पाए जाएंगे? बंध्य जातियों में पाए जाते हैं। ये बंध्य जातियाँ धीरे धीरे यानी कि इनका जो कलर होता है वो पीले सफेद रंग का क्या होता है? दिखाई देता है। इसके साथ साथ इनमें जो नेत्र होंगे वो नेत्र कैसे होंगे? संयुक्त प्रकार के नेत्र होते हैं। ये तो हमारी बात हो गई बंध्य जातियों की। ये बंध्य जातियाँ किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पे सप्लीमेंट्री कास्ट के रूप में या सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स के रूप में आती है। अब बात करेंगे इन जंतुओं में थर्ड नंबर आता है, यहाँ पे हम थर्ड नंबर की बात करेंगे। फर्स्ट हो गया जननक्षम जाति, दूसरी हो गई पूरक प्रजनन, और थर्ड आता है अपने श्रमिक, और फोर्थ आता है अपने सैनिक। अपन बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे वर्कर्स की। यहाँ पे श्रमिकों की बात करेंगे कि श्रमिकों की एक बस्ती होती है। इस बस्ती में इनका यानी कि जो बस्ती होगी उसमें सर्वाधिक जो होंगे वो कौन होंगे? वर्कर्स होंगे। अधिकांशतः जो भाग होता है वो किनका होता है? श्रमिकों का होता है। और श्रमिकों की अधिकांशतः जातियाँ, इनमें भी क्या यानी कि इनमें संयुक्त नेत्र, ये ध्यान रखना, इनके अंदर संयुक्त नेत्र कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। संयुक्त नेत्र क्या होंगे? एब्सेंट होते हैं। किनकी बात कर रहे हैं हम? वर्कर्स की, यानी कि जो बस्ती होगी टर्मिट्स की, बस्ती के अंदर सबसे ज़्यादा कौन पाए जाएंगे? श्रमिक पाए जाएंगे। और श्रमिकों के अंदर जो होंगे संयुक्त नेत्र वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब बात करेंगे जो श्रमिक होंगे, ये श्रमिक क्या करते हैं? बस्ती के अंदर वहाँ पर सफाई का कार्य, भोजन को यानी कि भोजन को एकत्रित करने का कार्य, यानी कि किसी तक पहुँचाने का कार्य, ये सारा कार्य, या मार्ग बनाने का कार्य, सारा कार्य किनका होता है? श्रमिकों का होता है। यानी कि शयन कक्ष की तैयारी करना, यहाँ पे हम बात करेंगे जो मार्ग है इन मार्ग को सफाई करना, या बात करेंगे भोजन को एकत्रित करने का कार्य, ये सारा कार्य कौन करते हैं? श्रमिक करते हैं। या वहाँ पर बस्ती को बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं? श्रमिक बहुत हेल्पफुल होते हैं। श्रमिकों में हम बात करेंगे नर व मादा दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, और यहाँ पे इनकी प्रजनन क्षमताओं की प्रारंभिक अवस्थाएं क्या होती है? पूर्ण की जाती है। किनकी? श्रमिकों की। अब बात करेंगे श्रमिकों में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, टर्मेप्सिडी के सदस्य जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? श्रमिक होते हैं। इसी के साथ साथ कैलेरोटर्मेटिडी के जो सदस्य होंगे वो भी सारे कैसे होते हैं? श्रमिक होते हैं। ये दो वर्ग की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन जो सैनिक होते हैं। दीमकों के अंदर जो सैनिक होते हैं, ये सैनिक विभिन्न यानी कि दो रूपों में पाए जाते हैं। दो प्रकार के होंगे, एक तो मैंडिबल जो सोल्जर होंगे, एक तो मैंडिबल होंगे, और दूसरा होगा यहाँ पे तुंड प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे जो सैनिक होंगे दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक तो हम बोलेंगे तुंड यानी कि चिबुक, मैंडिबल, चिबुकी सैनिक, चिबुकी सैनिक, और दूसरा होगा यहाँ पे तुंड प्रकार के सैनिक, तुंड सैनिक। देखो इनमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि सैनिकों के लिए मैंने बोला कि इनका कार्य क्या होता है कि जहाँ पर ये सोशियलिटी को शो अप करेंगे, सोशियलिटी को शो अप करने के लिए सैनिक वहाँ क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो रक्षा करने का कार्य किसका होता है? सैनिकों का। इनमें मैंने बताया ये कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। जो सैनिक होते हैं ये भी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड, यहाँ पे हम बात करेंगे जो सैनिक होंगे कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। और ये दो प्रकार के होंगे, एक तो चिबुक सैनिक होंगे, एक तुंड प्रकार के। यानी कि इनके अंदर क्या पाई जाएगी? चिबुक जो सैनिक होंगे इनमें मैंडिबल ग्लैंड्स पाई जाती है। मैंडिबल ग्लैंड्स कैसी होती है? इनमें सुविकसित होती है, इसीलिए
ये युद्ध के समय जब यानी कि युद्ध के समय ये जो मैंडिबल है वो कैसा होता है, यूजफुल होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, युद्ध का कार्य करने में कैसे होंगे, ये सक्षम होंगे। अब बात करते हैं तुंड प्रकार के जो सैनिक होंगे, ये सैनिक छोटे होंगे, अवशेषी होंगे, परंतु इनमें एक प्रकार का तुंडक पाया जाता है। ये तुंडक हेल्पफुल होता है किसके लिए, यहाँ पर सुरक्षा के लिए सहायक होता है। इनका आकार यानी कि इनका जो सिर होता है वो छत्ते के यानी कि जो इनका सिर होता है जहाँ पर जो अटैक करेंगे उन अटैकर्स के लिए क्या करते हैं, अपने सिर को वहाँ फंसा देते हैं और फंसाने की वजह से जो अटैकर होते हैं वो अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया चिबुक सैनिक की बात और तुंडक सैनिक की। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका जो हम बात करेंगे बीज के अंदर सोशियलिटी को शो अप करेंगे और नेक्स्ट अपन इसमें थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। चलो आज के लिए थैंक यू।